नमस्कार दोस्तों। इतिहास में हमने वर्ल्ड वॉर्स देखी, कोल्ड वॉर देखी और ट्रेड वॉर देख रहे हैं, लेकिन अब दुनिया एक ऐसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं कर रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी बॉर्डर, ऑयल या गोल्ड के लिए नहीं, बल्कि उस रिसोर्स के लिए है जिसके बिना कोई कंट्री, कोई इकोनॉमी और कोई सिविलाइजेशन ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती, पानी। और शायद यही वो खतरा है जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है, क्योंकि अगर पानी पे बढ़ता ये कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हुआ तो आने वाले दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल सकती है। तो क्या सच में पानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बनता जा रहा है, या इसके पीछे की कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है? चलिए शुरुआत करते हैं। सदियों तक ऑयल को दुनिया की सबसे कीमती कमोडिटी माना गया। जिसने ऑयल पर कंट्रोल बना लिया उसने ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर भी गहरा असर डाला। लेकिन 21वीं सदी में दुनिया एक ऐसे रिसोर्स की तरफ बढ़ रही है जो शायद ऑयल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। आज दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। सिटीज लगातार एक्सपेंड हो रही है। इंडस्ट्री पहले से कहीं ज्यादा फ्रेश वाटर इस्तेमाल कर रही है और एग्रीकल्चर आज भी दुनिया के फ्रेश वाटर का सबसे ज्यादा कंज्यूमर है। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। कहीं लगातार सूखा पड़ रहा है तो कहीं रेनफॉल का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। यानी समस्या सिर्फ पानी की मात्रा नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह और पर्याप्त मात्रा में फ्रेश वाटर उपलब्ध होना है। यही वजह है कि आज कई देशों के लिए पानी सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी हिस्सा बन चुका है। डैम्स, रिजर्वर्स और रिवर्स अब सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही नहीं रहे, बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनते जा रहे हैं। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका पानी एक देश से निकलता है, लेकिन उसी पानी पर दूसरे देशों की खेती, बिजली और करोड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। और जब ऊपर बैठा देश उस पानी पर अपना कंट्रोल बढ़ाता है, तब शुरुआत होती है असली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की। अगर पानी पर बढ़ता हुआ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट भारत तक पहुंचे तो इसकी शुरुआत किसी बॉर्डर से नहीं, बल्कि हिमालय से होगी। क्योंकि हिमालय सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि इसे एशियाज वाटर टावर भी कहा जाता है। यहीं से निकलने वाली कई बड़ी नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा करोड़ों लोगों की जिंदगी, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का आधार है। लेकिन इनमें से कुछ नदियां भारत में पैदा नहीं होती, उनका सोर्स दूसरों देशों में होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलती है, जहाँ चाइना में इसे किसी और नाम से जानते हैं, यरलुंग टैंगसेंपो। इसके बाद यही नदी भारत और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसलिए चाइना की रिवर पॉलिटिक्स और डैम प्रोजेक्ट्स पर भारत हमेशा नजर रखता है, क्योंकि ऊपर लिया गया हर बड़ा फैसला नीचे बसे देशों के लिए मायने रखता है। लेकिन पानी सिर्फ भविष्य का मुद्दा नहीं है, इसकी झलक हम अपने पड़ोस में भी देख चुके हैं। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे दुनिया के सबसे सफल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स में गिना जाता था। लेकिन 2025 के पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने इस ट्रीटी को हेल्ड इन एब्सेंसी रखने का फैसला किया। इससे पूरी दुनिया को एक बार फिर एहसास हुआ कि पानी सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक प्रेशर का भी हिस्सा बन चुका है। यानी आने वाले समय की चुनौती सिर्फ पानी की कमी नहीं होगी, बल्कि भरोसे, कॉरपोरेशन और जियोपॉलिटिकल बैलेंस भी होगा। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी पहले से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का केंद्र बन चुका है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर है। हजारों सालों से इजिप्ट की सिविलाइजेशन इसी नदी के सहारे फलती फूलती रही है। आज भी इजिप्ट के लगभग 95% लोग नील के पास रहते हैं और देश के फ्रेश वाटर का लगभग पूरा हिस्सा इस नदी से आता है। लेकिन कुछ साल पहले तस्वीर बदलनी शुरू हुई। नील का एक बड़ा हिस्सा इथोपिया से होकर आता है। इथोपिया ने इसी नदी पर अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना शुरू किया, ग्रैंड इथोपियन रेजिनेंस डैम यानी GERD। इथोपिया का कहना था कि यह डैम उसकी इकोनॉमी को बदल देगा, लाखों लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी और देश के डेवलपमेंट का आधार बनेगा। लेकिन इजिप्ट को डर था कि अगर डैम बनने या उसके ऑपरेशन के दौरान पानी का फ्लो कम हुआ तो इसका सीधा असर उसकी एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। यहीं से एक रिवर सिर्फ पानी की धारा नहीं रही, बल्कि डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस और जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बन गई। कई वर्षों तक दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता रहा, इंटरनेशनल मीडिएशन हुआ, लेकिन उसका समाधान आज तक भी पूरी तरह से नहीं निकला। और नील अकेली ऐसी नदी नहीं है, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में पानी देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इश्यूज में से एक बनने जा रहा है। इतनी सारी घटनाएं देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है, पानी अब सिर्फ जीवन का आधार नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य का वर्ल्ड वॉर सिर्फ पानी के लिए होगा?
शायद नहीं। आज भी ज्यादातर देशों के लिए युद्ध आखिरी विकल्प होता है, क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि इकोनॉमी, ट्रेड और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि खतरा कम हो गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दशकों में पानी प्रेशर, नेगोशिएशन और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है और वाटर स्कार्सिटी की वजह से बड़े पैमाने पर माइग्रेशन भी देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि आज कई देश नए डैम्स बना रहे हैं, वाटर स्टोरेज बढ़ा रहे हैं, रिवर एग्रीमेंट्स पर दोबारा बातचीत कर रहे हैं और वाटर सिक्योरिटी को अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा बना रहे हैं। शायद भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की नहीं होगी कि पानी किसके पास है, बल्कि इस बात की होगी कि पानी का इस्तेमाल सबसे समझदारी से कौन करता है। क्योंकि आने वाले समय में सबसे ताकतवर देश सिर्फ वही नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी होगी, बल्कि वो भी होगा जो अपने सबसे कीमती रिसोर्स की सबसे बेहतर सुरक्षा कर पाएगा। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल अफेयर से जुड़ी वीडियोस पसंद है या रिसर्च बेस्ड वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।